नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि बजट 22-23 के द्वारा इनकम टैक्स में कौन से मुख्य बदलाव प्रपोज किए गए हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में रिटर्न से रिलेटेड बदलाव प्रपोज किया गया है, यानी कि अब आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर पाएंगे। आज की डेट में आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उसके बाद उस रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने से 3 महीने पहले तक ही आप ये रिटर्न रिवाइज कर सकते थे या फिर बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे। लेकिन अब नई प्रोविज़न को इंट्रोड्यूस किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, जिसके द्वारा कि आप रिटर्न को अपडेट कर पाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट में नई प्रोविज़न इंट्रोड्यूस की गई है जिसके द्वारा के टैक्स पर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे, भले ही उन्होंने इससे पहले रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न फाइल की हो या फिर ना की हो। इस प्रकार एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एडिशनल रेवेन्यू मिल जाएगी इससे, और दूसरा टैक्स पेयर भी आसानी से कॉम्प्लायंस कर पाएंगे यदि वो पहले रिटर्न सही नहीं भर पाए हैं या फिर रिटर्न ही नहीं भरी है। इस केस में एडिशनल टैक्स भी पे करना होगा। इस केस में टैक्स पेयर को 25% से 50% तक एडिशनल टैक्स पे करना पड़ सकता है, जो वो एडिशनल इनकम डिक्लेयर करेंगे अपडेटेड रिटर्न में। ये अपडेटेड रिटर्न फाइल की जा सकती है। इसके लिए टाइम लिमिट दिया गया है, यानी कि रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद 24 मंथ्स के अंदर आप ये अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती यदि अपडेटेड रिटर्न से आपका लॉस बनता है, या फिर आपने जो पहले टैक्स भरा था वो रिड्यूस होता है, या फिर आपका रिफंड निकलता है। इसके अलावा ये रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती है यदि सर्च इनिशिएट की गई है सेक्शन 132 के अंतर्गत, या फिर सर्वे कंडक्ट किया गया है, या फिर व्यक्ति को नोटिस इशू किया गया है अंडर सेक्शन 132 और 132A इट एक्स्ट्रा। यदि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में आपको एडिशनल टैक्स भी पे करना होगा, यानी कि आपको 25% अमाउंट जो टैक्स और इंटरेस्ट का होगा वो एडिशनल टैक्स के तौर पे भरना होगा यदि आप रिटर्न फाइल करते हैं जो बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न के लिए टाइम लिमिट दिया गया उसके बाद, लेकिन 12 मंथ्स के अंदर असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद। और यदि आप 12 मंथ्स के बाद फाइल करते हैं असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद, लेकिन 24 मंथ से पहले असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद, तो उस केस में आपको 50% अमाउंट जो है एडिशनल टैक्स के तौर पे भरना होगा। जो टैक्स और इंटरेस्ट पेबल होगा उसका 50% अमाउंट। एक और बदलाव किया गया है वो है लिटिगेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के फेवर में डिसीजन पास कर दिया गया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपील फाइल नहीं करेगा यदि उसी व्यक्ति का या किसी और व्यक्ति का वैसा ही केस, यानी कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो पेंडिंग है जुरिडिक्शनल हाई कोर्ट के पास या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। मान लीजिए एसएससी A1 के फेवर में डिसीजन कमिश्नर अपील के द्वारा दे दिया जाता है, और दूसरा एसएससी A2 है जिसका कि सिमिलर ही डिसीजन था जिसके अगेंस्ट के डिपार्टमेंट अपील फाइल की हुई है जुरिडिक्शनल हाई कोर्ट के पास या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। इस केस में जो फैक्ट हैं केस के वो सेम है A1 और A2 के केस में, इसलिए A1 के अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपील फाइल नहीं की जाएगी एपीलेट अथॉरिटी को। और इस केस में जो A1 है उससे ये एक्सेप्टेंस ली जाएगी कि केस के जो फैक्ट हैं वो सेम है, इसलिए जब तक के डिसीजन कम्युनिकेट नहीं किया जाता A2 के केस में तब तक ये जो डिसीजन है वो डेफर किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपील फाइल करने का। दोस्तों, के एजुकेशन सेस सरचार्ज सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 40 के अंतर्गत बिजनेस प्रॉफिट से। इसके लिए रिलेटेड भी अमेंडमेंट की जाएगी इनकम टैक्स एक्ट में। बहुत से हाई कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दी गई थी कि आप सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस को डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे, लेकिन अब यहाँ पे इनकम टैक्स में अमेंडमेंट कर दी गई है कि जो सेस है या फिर टैक्स है उसे आप डिडक्शन के तौर पे क्लेम नहीं कर सकते हैं बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे, और ये रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट की गई है 1 अप्रैल 2005 से। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को एग्जम्प्ट इनकम भी होती है नॉन एग्जम्प्ट इनकम भी होती है तो वो एग्जम्प्ट इनकम से रिलेटेड एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई इनकम अर्न ही नहीं की गई है या क्रू नहीं हुई है ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की गई है
कि यदि व्यक्ति को एग्जम्प्ट इनकम नहीं भी हुई है तब भी उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो क्लेम नहीं किया जा सकता है डिडक्शन के तौर पे। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 37 दिया गया है जो कि बिजनेस एक्सपेंसेस की डिडक्शन देता है, लेकिन यहाँ पे प्रोहिबिशन भी लगाई गई है कि यदि कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है और वो प्रोहिबिटेड है लॉ में, तो उस केस में उस खर्चे की डिडक्शन क्लेम नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी देखा गया है कि बहुत से टैक्स पेयर डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं ट्रैवल, हॉस्पिटलिटी, कॉन्फ्रेंस एक्स्ट्रा से। हालांकि ये एक्सपेंडिचर प्रोहिबिट किया गया है लॉ में, जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन के केस में डॉक्टर्स गिफ्ट एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट ने भी इस प्रकार के डिसीजन दिए हैं कि कमीशन को लेना ही पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि कमीशन को देना भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। इस प्रकार डॉक्टर्स को कमीशन नहीं दी जा सकती और उसकी डिडक्शन सेक्शन 37 के अंतर्गत एज बिजनेस एक्सपेंस क्लेम नहीं की जा सकती। इस प्रकार सेक्शन 37 में इनकम टैक्स में एक और एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई है ताकि नीचे दिए गए एक्सपेंसेस को अलाउ ना किया जाए, यानी कि यदि कोई एक्सपेंसेस इनकर किया गया है जो कि प्रोहिबिट किया गया है लॉ के अंतर्गत, भले ही वो लॉ इंडिया का हो या फिर आउटसाइड इंडिया का हो, तो उस प्रकार के खर्चे के लिए आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इसी प्रकार यदि आप कोई ऐसा बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड करते हैं किसी बिजनेसमैन को या प्रोफेशनल को, जहाँ पे कि यदि वो व्यक्ति ये बेनिफिट या परक्विजिट लेता है तो वो लॉ की वायलेशन मानी जाएगी, तो उस केस में भी आप इस प्रकार के खर्चे की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। या फिर यदि किसी ऑफेंस को कंपाउंड किया जाता है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और उसके लिए एक्सपेंसेस इनकर किया गया है, तो आप इसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 43B दिया गया है जो कि यह बताता है कि यदि आप इंटरेस्ट की एक्चुअल पेमेंट करते हैं तो ही आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपने लोन या बोरिंग ली है किसी शेड्यूल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना होता था, उसके बाद ही आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा गया था कि कुछ टैक्स पेयर डिडक्शन क्लेम कर रहे थे यदि वो लोन को डिबेंचर में कन्वर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि इस केस में लोन की लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज हो गई है। लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेशन की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 43B में भी एक्सप्लेनेशन जो है वो अमेंड की गई है। और यदि आप इंटरेस्ट पेबल को कन्वर्ट किया जाएगा डिबेंचर में या फिर किसी भी और इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पे कि आप उसकी पेमेंट की लायबिलिटी फ्यूचर डेट में डेफर कर देते हैं, तो उसे पेमेंट नहीं माना जाएगा और आप उस खर्चे की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। यह 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल होगा। यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स में TDS या TCS काटता है, टाइमली गवर्नमेंट को पे नहीं करता है, तो उस केस में उसे इंटरेस्ट भी पे करना होता था। लेकिन इस केस में बहुत ज़्यादा लिटिगेशन थी कि इंटरेस्ट किस प्रकार कैलकुलेट किया जाए। इसके लिए इनकम टैक्स में अब अमेंडमेंट की गई है। अब जब इनकम टैक्स ऑफिसर यानी कि असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास कर देगा, तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो आपको इंटरेस्ट पे करना है वो पे करना होगा। इसके लिए अमेंडमेंट की गई है। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के केस में नेशनल पेंशन सिस्टम की डिडक्शन मिलती थी 10% ऑफ द सैलरी तक अंडर सेक्शन 80 CCD। अब इसे इंक्रीज़ किया गया है। अब यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो 80 CCD के अंतर्गत अप टू 14% जो कंट्रीब्यूशन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उस अमाउंट तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80DD दिया गया था जो कि बताता था कि डिसेबल्ड पर्सनस के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया गया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या LIC को अमाउंट पे किया गया है तो उसकी डिडक्शन मिलती थी। लेकिन यहाँ पे यदि डिपेंडेंट की डेथ पहले हो जाती है यानी कि डिसेबल्ड पर्सन की, और उसके बाद जो अमाउंट रिसीव किया जाता था वो चार्ज किया जाता था इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। लेकिन अब यहाँ पे अमेंडमेंट कर दी गई है कि यदि लाइफ टाइम के दौरान भी व्यक्ति को ये अमाउंट मिलता है, उसकी एज जो है 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो जाने के बाद, तो ये जो अमाउंट मिला है वो इनकम टैक्स में चार्जेबल नहीं माना जाएगा। यदि कोविड-19 के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई अमाउंट रिसीव किया गया है या फिर डेथ हो जाने के बाद अमाउंट रिसीव किया गया फैमिली मेम्बर के द्वारा, तो उस केस में इनकम टैक्स में इस अमाउंट को एग्जम्पशन रहेगी, क्योंकि इसके लिए पहले ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रेस रिलीज में बताया गया था कि यदि अमाउंट एम्प्लॉयर से रिसीव किया गया है तो फुल अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। यदि किसी और व्यक्ति से रिसीव किया गया है तो 10 लाख रुपए तक का एग्रीगेट अमाउंट एग्जम्प्ट रहेगा। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 56 के अंतर्गत,
जहाँ पे कि बताया गया है कि यदि एम्प्लॉयर से अमाउंट रिसीव किया गया है फॉर कोविड-19 इलनेस ट्रीटमेंट तो उस केस में अमाउंट एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन यदि किसी और व्यक्ति से अमाउंट रिसीव किया गया है तो उस केस में 10 लाख रुपए तक ये अमाउंट जो है वो एग्जम्प्ट रहेगा। दोस्तों, किन व्यक्तियों का टीडीएस हायर रेट से काटा जाएगा, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की गई है। इससे पहले अमेंडमेंट की गई थी कि यदि व्यक्ति लास्ट 2 असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है और उसका जो एग्रीगेट अमाउंट है टीडीएस का और टीसीएस का वो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा था तो उस केस में उसका हायर रेट से जो टीडीएस है वो काटा जाना था। लेकिन अब इसे अमेंड कर दिया गया है और ये बताया गया है कि यदि व्यक्ति लास्ट ईयर की ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगा और उसका जो टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट है 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसका हायर रेट से जो टीडीएस है वो काटा जाएगा इन सेक्शंस के अंतर्गत। लेकिन जहाँ पे टीडीएस सेक्शन 194 IA, IB या 194 M के अंतर्गत काटा जाता है, जहाँ पे कि 10 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2022 से की गई है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते थे तो उस केस में टीडीएस काटा जाता था बायर के द्वारा अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन यहाँ पे बताया गया था कि यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ही टीडीएस काटा जाता है। लेकिन यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को मेंशन नहीं किया गया था, इसलिए अब इस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव किया गया है और अब टीडीएस काटा जाएगा जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की या फिर जो अमाउंट पे किया गया है सेलर को, इन दोनों में से जो भी अमाउंट हाई होगा उसके ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू या फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दोनों ही 50 लाख रुपए से कम है तो उस केस में कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होगी। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बिजनेस या प्रोफेशन करता है और उसे कोई बेनिफिट या परक्विजिस मिलता है तो उस केस में उसे बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम रिपोर्ट करनी होती है। लेकिन देखा गया है कि वो ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए नए सेक्शन को इंसर्ट किया गया है टीडीएस काटने के लिए सेक्शन 194R। यानी कि अब यदि कोई बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड किया जाएगा तो उस केस में टीडीएस काटा जाएगा एट द रेट ऑफ 10% जो एग्रीगेट वैल्यू होगी बेनिफिट या परक्विजिस की। इस केस में जो टीडीएस काटा जाएगा वो 20,000 रुपये से ज़्यादा की यदि वैल्यू होगी उसके ऊपर ये टीडीएस काटा जाएगा। यदि ये अमाउंट जो है वो इन काइंड प्रोवाइड किया जा रहा है यानी कि कैश में नहीं है तो व्यक्ति को ये इंश्योर करना है कि वो ये बेनिफिट देने से पहले जो टीडीएस है वो काट के गवर्नमेंट के पास जमा कर दे। लेकिन ये सेक्शन इंडिविजुअल एचएफ को अप्लाई नहीं होगा जिसकी कि टोटल सेल ग्रोस रिसीट या टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है। बिजनेस के केस में या प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होगा। यदि सिनेमेटोग्राफी फिल्म का प्रोड्यूसर है तो उस केस में उसे कुछ रिपोर्टिंग करनी होती थी फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के 30 डेज़ के अंदर या फिर फिल्म के कंप्लीशन के विच एवर इज अर्लियर, जहाँ पे उसे वो 50,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट करता था। जो भी व्यक्ति उसने इंगेज किए गए हैं उनके लिए रिपोर्टिंग करनी होती थी। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड एक्टिविटी का स्कोप जो है वो इंक्रीज़ किया गया है, यानी कि यदि इवेंट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग ऑन टेलीविज़न और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा के लिए पेमेंट की जाएगी 50,000 रुपये से ज़्यादा एग्रीगेट, तो इसकी रिपोर्टिंग भी करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों वर्चुअल डिजिटल एसेट पर भी टैक्स के लिए प्रपोजल किया गया है, यानी कि 30% टैक्स देना होगा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर। और इस केस में आपको कोई डिडक्शन एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा या फिर लॉस की नहीं मिलेगी, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी इन डिजिटल एसेट की वो आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यदि लॉस हुआ है वर्चुअल डिजिटल एसेट से तो आप इसे दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं और ना ही इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इन एसेट के ऊपर टीडीएस काटा जा सके इसके लिए सेक्शन 194S को इंसर्ट किया गया है, जहाँ पे कि ये अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा, यानी कि जैसे ही वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे तो 1% के रेट से टीडीएस काट लिया जाएगा ताकि गवर्नमेंट के पास इन ट्रांजैक्शन का ट्रेस रहे।
लेकिन टीडीएस नहीं काटा जाएगा यदि व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन है और एग्रीगेट वैल्यू कंसीडरेशन की रेजिडेंट के केस में 50,000 रुपये तक है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए और किसी और केस में 10,000 रुपये तक है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि गवर्नमेंट इसके लिए सीबीडीटी को नोटिफाई कर सकती है कि वो डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए रूल बना सकती है। और यदि टीडीएस सेक्शन 194O या 194S के अंतर्गत काटा जाना है तो उस केस में 194S के अंतर्गत ही टीडीएस काटा जाएगा। इसके अलावा जो स्पेसिफाइड व्यक्ति हैं यानी कि जिनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा यदि अमाउंट 50,000 रुपये तक है, वो ये रेजिडेंट है यानी कि इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसकी के ग्रॉस टर्नओवर प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती है या 50 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल के केस में, या फिर इंडिविजुअल या एचयूएफ जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत अपनी इनकम रिपोर्ट नहीं करते हैं। दोस्तों इस केस में वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब क्या होगा, इसके लिए नई डेफिनेशन इंसर्ट की गई है, यानी कि कोई भी ऐसा कोड नंबर या टोकन जो कि क्रिप्टोग्राफिक मींस के द्वारा जनरेट किया गया है। और आप इस डेफिनेशन को यहाँ पे देख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर दी गई है कि वो इन वर्चुअल डिजिटल एसेट को नोटिफाई कर सकती है। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि असेसिंग ऑफिसर को कोई अमाउंट मिलता था जिसे कि असेसिंग ऑफिसर को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे तो वो आपकी इनकम में से एडिशन कर देता था या आपके कैश क्रेडिट मानते हुए। लेकिन बहुत से हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दी गई थी कि लोन और बोरविंग के केस में सिर्फ आपको ये बताना होता है कि आपको सिर्फ क्रेडिट आइडेंटिटी और क्रेडिट वर्दीनेस ही जो है वो एक्सप्लेन करनी होती थी, सोर्स ऑफ फंड एक्सप्लेन नहीं करना होता था। लेकिन अब यहाँ पे अमेंडमेंट कर दी गई है कि यदि कोई लोन है, बोरविंग है या फिर कोई भी वो लाइबिलिटी एसएससी की बुक्स में मिलती है तो यहाँ पे ये भी प्रूव करना होगा कि क्रेडिटर के पास कैपेसिटी थी इस को आपको देने के लिए और सोर्स ऑफ फंड को भी एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद ये माना जाएगा कि ये आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, अदरवाइज असेसिंग ऑफिसर इसकी एडिशन कर सकता है। लेकिन यदि क्रेडिटर वेल रेगुलेटेड एंटिटी है जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड है या वेंचर कैपिटल कंपनी है जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड है तो उस केस में कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के यहाँ इनकम टैक्स की सर्च होती थी और अनडिस्क्लोज इनकम का पता चलता था तो उस केस में वो लॉस को सेट ऑफ कर लेता था या फिर डेप्रिसिएशन को जो कि उसके पुराने सालों का होता था। इनकम टैक्स एक्ट में इस को रोकने के लिए कोई जो है सेक्शन नहीं था, लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट कर दी गई है और अब यदि अनडिस्क्लोज इनकम का पता चलता है और उस केस में आप लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं पुराने सालों का और ना ही आप अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर पाएंगे। दोस्तों इनकम टैक्स में कुछ स्पेसिफाइड सेक्शंस थे जहां पे कि सिर्फ असेसिंग ऑफिसर को पावर थी कि वो पेनल्टी लगा सकता है, जैसे कि अनडिस्क्लोज इनकम, अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट या एक्सपेंडिचर के केस में या फाल्सिफिकेशंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के केस में। लेकिन अब कमिश्नर इनकम टैक्स अपील को भी पावर दे दी गई है कि वो भी सेक्शन के अंतर्गत पेनल्टी लगा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है या कोई स्टेटमेंट साइन नहीं करता या फिर रिटर्न या स्टेटमेंट फर्निश नहीं करता है तो उस केस में 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी लगाई जा सकती थी, लेकिन ये पेनल्टी बहुत कम थी इसलिए अब इस पेनल्टी को इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब 500 रुपीज़ पर डे की जो पेनल्टी अब लगाई जा सकती है। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन सेक्शन 10 सब सेक्शन 23C या फिर सेक्शन 12AA 12AB के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं और एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, लेकिन इन्हें कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती हैं वो स्पेसिफाई नहीं की गई थी। अब यहाँ पे बता दिया गया है कि इन इंस्टीट्यूशन को भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होगी जो कि इनके लिए स्पेसिफाई की जाएंगी। इसके अलावा नई पेनल्टी को भी प्रिस्क्राइब किया गया है, यानी कि ट्रस्ट के केस में स्पेसिफाइड व्यक्तियों को अनरीजनेबल बेनिफिट पास ऑन नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो उस केस में इक्वल टू द अमाउंट जो कि इन स्पेसिफाइड व्यक्तियों को दिया गया है उसके इक्विवेलेंट पेनल्टी लगाई जा सकती है फर्स्ट टाइम के लिए, और यदि उसके बाद भी ऐसी वायलेशन आती है तो डबल अमाउंट से पेनल्टी लगाई जा सकती है। और ये पेनल्टी इन एडिशन टू अदर पेनल्टी होगी जो कि इनकम टैक्स एक्ट में लगाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के रिटर्न को डिले करता है और ये उसके कंट्रोल से बाहर था तो उस केस में वो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास अप्लाई कर सकता है सेक्शन 119 के अंतर्गत केस डिले को कंडोम किया जाए, लेकिन इस केस में उसे जो
लेट फीस वो पे करनी पड़ती थी, जो कि 5,000 रुपये तक की हो सकती थी। लेकिन अब यहाँ पे अमेंडमेंट की गई है, और यदि आप इनकम टैक्स ऑफिसर के पास अप्लाई कर देते हैं कि आपने रिटर्न टाइमली नहीं फाइल की है, वो आपके कंट्रोल से बाहर थी, तो उस केस में ये जो लेट फीस है वो आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। दोस्तों असेसमेंट ईयर 21-22 से जो बिजनेस या प्रोफेशन की गुडविल है उसे डेप्रिशिएबल ऐसा नहीं माना जाता, और ना ही आप इसके ऊपर डेप्रिशिएशन चार्ज कर सकते हैं। यदि गुडविल एसएससी के द्वारा परचेज की गई थी तो जो परचेज प्राइस है वो ही उसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो माना जाता है। असेसमेंट ईयर 21-22 से पहले यदि टैक्स पेयर के द्वारा इसके ऊपर डेप्रिशिएशन चार्ज किया गया था, तो डेप्रिशिएशन को लेस करने के बाद जो रिड्यूस अमाउंट था उसे इसका परचेज प्राइस माना जाता है। इसलिए अब यहाँ पे ये अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 50 के अंतर्गत के बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो गुडविल का अमाउंट है वो रिड्यूस किया जाएगा, ब्लॉक ऑफ एसेट से इसे ट्रांसफ़र माना जाएगा। दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट में प्रपोजल दिए गए हैं इनकम टैक्स को चेंज करने के लिए, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसे आप क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।